राम राम जी सारन और क्यों मैं नरेंद्र कुमार अपनो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बायोलॉजी कुकिंग बाय नरेंद्र कुमार। ठीक है, स्वागत करूँ थारो। बाकी स्वागत थाने पता ही है। तो अब बात करें अपना टॉपिक चलो धातु अधातु और उसके प्रमुख यौगिक। वही टॉपिक चलो एक क्लास होगी अपनी, 2 क्लास होगी। ठीक है, और आज है अपनी तीसरी क्लास। ठीक है, तो तीसरी क्लास करने पहला मैं थाने छोटी सी जानकारी दे दूं कि आज हो गया, मतलब कि आज ही देखियो है तो मेरे सामने तो आज ही आई है, शायद 2 दिन पहले आ गई एग्जाम डेट आई है किंगी एनवीएस की। एग्जाम डेट आई है एनवीएस की, नवोदय विद्यालय समिति। ठीक है, इनका फार्म लास्ट ईयर भर जा तो बिंग अंदर नॉन टीचिंग पोस्ट पर फार्म भेजा, यानी कि बिंग अंदर अपन बीएड की जरूरत को नहीं। ठीक है, बीएड की जरूरत को नहीं, 12th या ग्रेजुएशन बेस पर अलग अलग फार्मा। तो बिंग आप सिर्फ बात करांगा लैब अटेंडेंट की। तो बिंग एग्जाम डेट आई है, कब एग्जाम 18/5/2025 को एग्जाम है। कब? 18 मई 2025 को आपको एग्जाम में कौन सी शिफ्ट में होगा? शाम वाली शिफ्ट में होगा। किसका एग्जाम है? लैब अटेंडेंट का। ये जो लैब अटेंडेंट की पोस्ट थी ना, ये लैब असिस्टेंट की जैसी पोस्ट है। ठीक है, 12th बेस में थी और आपके पास क्या होना चाहिए? पीसीबी होना चाहिए था। 12th में साइंस होनी चाहिए और वो भी पीसीबी, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी। ये साइंस वाले बच्चों के लिए मैं आपको बता रहा हूं जिन्होंने ये फॉर्म भरा था। तो उसमें क्या थी? 10th लेवल की संपूर्ण साइंस थी। क्या थी? सिलेबस में 10th लेवल की संपूर्ण साइंस थी। अगर आपने तैयारी शुरू नहीं की है या अगर तैयारी करना चाहते हो, अभी भी अपने पास एक 1.5 मंथ बचा हुआ है, तो जितना हो सकता है अपने इसके साथ में कवर करेंगे। तो आप इस क्लासेस को रेगुलर देखना, तो अपने साथ के साथ ये चीजें भी कवर होती चले जाएंगी। आप इस एग्जाम में जो आप पीछे वाली क्लास है वो भी आप देख लेना, और आगे जो रेगुलर आपकी क्लासें मिल रही हैं उसको भी आप देख लेना। ठीक है, तो अपने इसके साथ एनवीएस ने जिन्हें भी फॉर्म भरा है लैब अटेंडेंट का, वो भी इस क्लास को देख सकते हैं। उनके लिए भी क्लास बहुत अच्छी साबित होने वाली है। तो अपने इसको आगे से आगे और अपने दोस्तों को बताना भी, ऐसे करके आपने किसी ने एग्जाम भरा हो तो साइंस वाले बच्चों को तो उनको पता होगा, तो उनको जोड़ने का प्रयास करना। ठीक है, अभी अपने इतनी बात करते हैं। उसमें 12th लेवल की 10th लेवल तक की साइंस थी कंप्लीट। बाकी सिलेबस में जीके, स्टैटिक जीके ये वगैरह था, वो अपने अलग से अपने देख लेंगे। ठीक है, चलिए अपने बात करते हैं पोटेशियम की। किसकी? पोटेशियम की। ठीक है, पोटेशियम को के से लिखा जाता है। क्यों लिखा जाता है सर के से? नाम तो इसका पोटेशियम है। इसका जो रासायनिक नाम होता था वो था कैलियम। क्या नाम था जी? कैलियम। लेकिन इसे अपने ज्यादा पोटेशियम कहते हैं, तो आपको पोटेशियम याद रखना है। कई बार ये पूछ लेते हैं पोटेशियम का अन्य नाम क्या है, तो इसे कैलियम बोलते हैं। ये चीज आप थोड़ा सा ध्यान दे लेना। ठीक है, इसके बाद अपने आगे बात करते हैं। क्या मैंने बताया था पोटेशियम का अन्य नाम क्या है? कैलियम है। क्या नाम है जी? कैलियम। के फॉर पोटेशियम। अच्छे से सजाया हुआ है ना, तो देख लेना इसको। चलिए, इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, यानी कि ये इसका परमाणु क्रमांक या परमाणु नंबर कितना होता है? तो ये होता है सर 19। क्या होता है जी? 19। अब आपको पता है इसके भी अयस्क होते हैं। क्या क्या होते हैं जी? पोटेशियम क्लोराइड। कल मैंने आपको करवाया था कि आप कॉपी पेन साथ में लेके बैठना, तो इसका नाम से भी आपको क्लियर हो जाएगा। के फॉर पोटेशियम, सी फॉर क्लोराइड। याद हो गया? के फॉर पोटेशियम, CO3 मैंने आपको बताया था कार्बोनेट, NO3 मैंने आपको बताया था नाइट्रेट। तो के फॉर पोटेशियम। अब आप बोलोगे सर यहाँ पे 2 है, यहाँ पे के है, ये अपने जब बॉन्डिंग वाला चैप्टर करेंगे उसमें बताऊंगा ये कैसे बनते हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिए पोटेशियम नाइट्रेट की छोटी छोटी बातें हैं वो आप नोटिस कर लेना। ये एक तो होता है जी कीटाणुनाशक, कीटाणुओं को मारने में प्रयुक्त किया जाता है। दूसरा होता है इसका कॉपर का शुद्धिकरण करने में। किसका शुद्धिकरण करने में? कॉपर का। कॉपर का अन्य नाम होता है जी, कॉपर का अन्य नाम होता है जी तांबा। ठीक है, कॉपर या तांबा। इसको परमाणु क्रमांक इसका होता है 29। ये भी आप थोड़ा सा ध्यान दे लेना। इसका इलेक्ट्रॉनीय विन्यास एक बार एग्जाम में पूछा था। क्या होता है जी? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 4s1। ये आपको ध्यान में रखना है। ये भी अपने जब चैप्टर करेंगे केमिस्ट्री उसमें आपको इलेक्ट्रॉनीय विन्यास भरना भी मैं सिखाऊंगा। अभी अपने पोटेशियम की जितनी बातें मेरे को मिली थी मैंने आपको सारी की सारी एक एक छोटी सी वीडियो में आपको बता दिया है। ठीक है, यौगिक कौन कौन से होते हैं इसके? KMnO4, KMnO4 पोटेशियम पर मैग्नेट, यानी कि ये होता है पोटेशियम मैग्नेट होता है, इसको बोलते हैं मैग्नेट पर मैग्नेट। और Mn का यहाँ पे मतलब क्या है? Mn छोटा दिया हुआ है ना, इसका मतलब होता है मैग्नीज। क्या होता है जी? मैग्नीज होता है। ठीक है, ये बात भी ध्यान देना। इसका परमाणु क्रमांक होता है सर 25। ठीक है, अगला है अपने पास K2Cr2O7। इसका नाम होता है जी पोटेशियम डाइक्रोमेट। क्या नाम होता है जी? पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो के का हो गया पोटेशियम, Cr का मतलब होता है जी क्रोमियम। Cr का मतलब क्या होता है सर? क्रोमियम होता है। क्या होता है? क्रोमियम होता है। क्या होता है जी?
क्रोमियम होता है। ठीक है, अब ये जो आपका KMnO4 है, इसे प्रयोगशाला में भी प्रयुक्त किया जाता है। किसको? पोटेशियम परमैंगनेट को लाल दवा कहते हैं, एंटीसेप्टिक होता है और प्रयोगशाला में भी इसको प्रयुक्त किया जाता है। किसको? KMnO4 को। KMnO4 को लाल दवा कहा जाता है। पहली बात तो लाल दवा यानी कि एंटीसेप्टिक, जैसे हमारे कई बार चोट लग जाती है तो उसको जख्म को साफ करने के लिए उस पर एंटीसेप्टिक के तौर में KMnO4 या लाल दवा का प्रयोग किया जाता है। और दूसरा इसका प्रयोग किया जाता है प्रयोगशाला में। जब 12th वाले बच्चे होते हैं या 11th वाले बच्चे होते हैं जिनके पास साइंस होती है तो उनको प्रैक्टिकल्स वगैरह करवाए जाते हैं, तो उसमें ये एक अभिकर्मक के रूप में भी काम करता है। ठीक है, अगला बात करते हैं अपने KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये एक क्षार होता है, वो भी कौन सा? प्रबल क्षार। कौन सा क्षार होता है जी? प्रबल क्षार होता है। ठीक है, इसका उपयोग भी प्रयोगशाला में अभिकर्मक या अभिकारक या क्रियाकारक के रूप में किया जाता है। किसके रूप में? क्रियाकारक, अभिकारक, इसके रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। और इसका उपयोग किसमें किया जाता है? और किया जाता है CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और SO2 यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड के गैस के अवशोषक के रूप में, यानी कि इस गैसों का अवशोषण करने के लिए KOH का प्रयोग किया जाता है। अगला इसका उपयोग क्या है? इसको शैम्पू और शेविंग क्रीम के निर्माण में भी इसका प्रयोग किया जाता है। शैम्पू और शेविंग क्रीम के निर्माण में भी इसका प्रयोग किया जाता है। अब देखिए, ये मैंने क्या लिखा? फिटकरी। क्या लिखा हुआ जी? फिटकरी। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा था, फिटकरी का सूत्र बताइए। किसका सूत्र? फिटकरी का सूत्र बताइए। आपको सूत्र याद रखना है। ठीक है, जो साइंस वाले बच्चे उनको प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपको भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। इस सूत्र को 3 से 4 बार लिख लेना, याद हो जाएगा आपको। ठीक है, बता देता हूं मैं आपको फिटकरी क्या काम आती है। जल को शुद्धिकरण में यानी जल को साफ करने में इसका सूत्र होता है K2SO4 Al2SO4 की होल थाइस डॉट 24H2O। यहां पर K होता है पोटेशियम, S होता है सल्फर, O होता है ऑक्सीजन। K क्या होता है जी? K होता है पोटेशियम, बता दिया। S होता है जी सल्फर। क्या होता है सर? सल्फर होता है। इसका परमाणु क्रमांक होता है 16। O होता है ऑक्सीजन, इसका परमाणु क्रमांक होता है 8। उसके बाद में एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम होता है जी 13 नंबर पे। ठीक है, उसके बाद में SO बता ही दिया। और जल का सूत्र होता है जी H2O। ये कंप्लीट फिटकरी का सूत्र होता है, ये आपको याद होना चाहिए सभी के सभी। इसको कमेंट सेक्शन में एक बार जरूर टाइप करें। कमेंट सेक्शन में फिटकरी का सूत्र जरूर टाइप करें। एग्जाम में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको 101% क्वेश्चन मिल सकता है, पूरी संभावना है। ठीक है, अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपने आगे बात करते हैं इसके बारे में। लीजिए अपने अगली धातु की बात करते हैं। पोटेशियम की बात कर ली थी, Mg। दिखने में कितना सुंदर लग रहा है ना। तो इसको बोलते हैं मैग्नीशियम। क्या बोलते हैं जी? मैग्नीशियम बोलते हैं। ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है मैग्नीशियम। अब सबसे पहले अपने मैग्नीशियम की बात करते हैं तो इसका परमाणु क्रमांक होता है सर 12। कितना होता है? 12। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें तो इसका होता है 1s2 2s2 2p6 3s2। ये होता है जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है जी, परमाणु क्रमांक होता है इसका 12। ठीक है, इसके अयस्क का मतलब है ये कहां पाया जाता है? ये पाया जाता है मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4। मैग्नीशियम सूत्र मैं आपको याद करवाने की फिर कोशिश करता हूं, इसलिए आपको हर सूत्र मैं लिखता हूं और आपको समझाता हूं ताकि आपको जल्दी सूत्र याद हो। देखो, मैग्नीशियम Mg, सल्फेट का मतलब कल आपको मैंने बताया था SO4। ठीक है, मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4। ठीक है, ये कहां पाया जाता है? ये पाया जाता है जी झरनों में। कहां पाया जाता है? झरनों में। मैग्नीशियम क्लोराइड, कौन सा क्लोराइड? मैग्नीशियम क्लोराइड Mg, मैग्नीशियम क्लोराइड Cl2। ये पाया जाता है समुद्री जल में। कहां पाया जाता है? समुद्री जल में पाया जाता है। क्लोरोफिल का नाम सुना है क्या आपने? क्लोरोफिल, क्लोरोफिल वर्णक ये पाया जाता है पादपों में। किसमें पाया जाता है जी? पादपों की हरी पत्तियों में क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसकी वजह से क्या होती है? पत्तियां हरी होती है। और यह एक ऐसा वर्णक है जो कि जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता, पादप कोशिका में पाया जाता है। इस वजह से जंतु कोशिका और पादप कोशिका अलग होती है। अपने बायोलॉजी वाले चैप्टर में, कोशिका चैप्टर में अपने इसके बारे में बात करेंगे। तो पूछ लेता है कि मैग्नीशियम जो कैल्शियम क्लोरोफिल है, ये क्लोरोफिल वर्णक में क्या पाया जाता है? तो क्लोरोफिल वर्णक में मैग्नीशियम धातु पाई जाती है। निष्कर्षण का मतलब होता है इसको मैग्नीशियम को बनाया कैसे जाता है या इसको अलग कैसे किया जाता है। तो इससे अलग किया जाता है कार्नालाइट अयस्क से। कौन से अयस्क से? कार्नालाइट अयस्क से। अब कार्नालाइट अयस्क का सूत्र होता है KCl MgCl2.6H2O। क्या होता है जी? KCl MgCl2.6H2O। ये आपको सूत्र याद रखने, साथ के साथ रफ कॉपी लेके बैठना, सूत्र साथ के साथ लिखते चलना। अब इसके बात करते हैं गुणों की, वो भी कौन से? भौतिक गुणों की। यह होती है चमकीली धातु। क्या होती है जी?
चमकीली धातु होती है, यानी कि चमकती है। दूसरी बात, इसे आसानी से तार व फीते के रूप में प्राप्त कर सकते हैं। आसानी से तार, या तो इसे आप आसानी से तार के रूप में प्राप्त कर सकते हो, फीते के रूप में भी प्राप्त कर सकते हो। भौतिक रासायनिक परिवर्तन वाली क्लास में मैंने आपको एक बात बताई थी कि मैग्नीशियम रिबन का जलना कौन सा परिवर्तन कहलाता है। तो मैग्नीशियम रिबन या मैग्नीशियम तार या मैग्नीशियम फीते का जलना कौन सा परिवर्तन कहलाता है, तो आपको याद रखना है कौन सा परिवर्तन कहलाता है जी, वो होता है रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, इसका द्रवनांक होता है 665 डिग्री सेल्सियस, यानी कि आपको पता है ये ठोस अवस्था में पाई जाती है, तो इसे द्रवित अवस्था में लाने के लिए इसको 650 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर देना पड़ेगा, तब जाकर ये इस द्रवनांक अवस्था में आती है। क्वथनांक होता है जिसका 110 डिग्री होता है जी। कितना होता है जी? 110 डिग्री होता है। तब कितना होता है? 1.75 होता है इसका। कितना होता है जी? 1.75। अब इसके यौगिक की बात कर लेते हैं। इसके कौन कौन से यौगिक होते हैं? इसके होते हैं मैग्नीशिया MgO। कौन सा? मैग्नीशिया MgO। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH की होल ट्वाइस। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH की होल ट्वाइस। मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4 की ट्वाइस। मैग्नीशियम कार्बोनेट MgCO3 की ट्वाइस। मैग्नीशियम एल्वा, ये आपको सूत्र याद होना चाहिए। मैग्नीशियम एल्वा ये क्या होता है? MgOH.MgCO3.3H2O। MgOH MgCO3.3H2O ये होता है मैग्नीशियम एल्वा। सोरेल सीमेंट, ये भी पूछ सकता है एग्जाम में। सोरेल सीमेंट ये क्या होता है? इसका सूत्र होता है MgCl2.5MgO.XH2O। क्या क्या? MgCl2.5MgO.XH2O, ये एक सोरेल सीमेंट का सूत्र है। ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी है। अब आते हैं इसके रासायनिक गुणों पे। देखिए रासायनिक गुण क्या है? रासायनिक गुण होती है तनु अम्ल के साथ क्रिया करके। कौन से? तनु अम्ल के साथ क्रिया करके H2 गैस उत्पन्न करता है। तनु और सांद्र दो, अपना एक चैप्टर लगता है विलयन। कौन सा जी? विलयन। उसमें बात करेंगे तनु क्या होता है और सांद्र क्या होता है। वैसे मैं आपको याद करने के लिए बता देता हूं, सिर्फ आपके दिमाग में ये कटक जाए। अगर कोई चीज पतली है, विलयन द्रव्य अवस्था में, द्रव्य अवस्था में क्या है? अगर कोई चीज पतली होती है तो वो होती है तनु, और अगर कोई चीज सांद्र होती है तो वो होती है, अगर कोई चीज गाढ़ी होती है तो वो होती है सांद्र। देखो कैसे समझोगे। अगर दही और छाछ देखा जाए तो दही आपको सांद्र अवस्था में दिखाई देती है और छाछ आपको तनु अवस्था में दिखाई देती है। छाछ को और पतला करते हो तो आप पानी डाल देते हो तो वो तनु छाछ बन जाती है एक प्रकार से। ठीक है, उस प्रकार से आपको याद रखना है तनु और सांद्र। तो तनु अम्ल के साथ क्रिया करके या H2 गैस उत्पन्न करती है, यानी कि तनु अम्ल अपने लिए HNO3, वो भी कौन सी? तनु, यानी कि इसका नाम होता है नाइट्रिक अम्ल। क्या नाम होता है जिसका? नाइट्रिक अम्ल इसका नाम होता है। इसके अगर Mg या मैग्नीशियम के साथ विक्रिया कराएंगे तो मैग्नीशियम नाइट्रेट बना देगा प्लस अमोनियम नाइट्रेट बना देगा और H2 गैस मुक्त करेगा। यह समीकरण आपको थोड़ी सी दिमाग में अटका लेना, या अगर याद रहे तो ठीक है, नहीं तो आपको यह बात ध्यान दे लेना कि क्या करना है। तनु अम्ल के साथ क्रिया करके कौन सी गैस मुक्त करता है? हाइड्रोजन। ये समीकरण याद रहे तो ठीक है, नहीं रहे तो भी आपका काम इस लाइन से चल जाएगा। ठीक है, इथाइल आयोडाइड और इथाइल ब्रोमाइड से अभिक्रिया करके, यानी कि ये इथाइल आयोडाइड और इथाइल ब्रोमाइड ये कार्बनिक यौगिक होते हैं। कार्बनिक रसायन में इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो ये Mg से अभिक्रिया करके MgI2 या MgCl2, अगर ये इथाइल आयोडाइड के साथ Mg क्रिया करता है तो बनाएगा MgI2, और इथाइल ब्रोमाइड के साथ क्रिया करता है तो ये क्लोराइड था यहाँ पे। ठीक है, इथाइल क्लोराइड के साथ क्रिया करता है तो MgCl2 बना देगा। इसे बोलते हैं जी ग्रीनयार्ड प्रतिक्रमक। क्या बोलते हैं जी? ग्रीनयार्ड प्रतिक्रमक बोलते हैं। ठीक है, उपयोग किसका? मैग्नीशियम का उपयोग की बात कर रहा है। फ्लैश लाइट रिबन बनाने में, फ्लैश लाइट होती है ना, उसकी रिबन बनाने में इसका उपयोग करते हैं। दूसरा फोटोग्राफी में, और फोटोग्राफी में भी इसका उपयोग, क्योंकि फ्लैश लाइट फोटोग्राफी में यूज होती है, वहां पे इसका उपयोग हो जाएगा। दूसरा आतिशबाजी बनाने में। ठीक है, कौन सी बाजी बनाने में? आतिशबाजी बनाने में। ठीक है, और आपको मैं यहीं से भी एक बात और बता दूं, कुछ आतिशबाजी इस प्रकार से होती है। ठीक है, तो आतिशबाजी जो काम करती है ना, वो ग्रेविटी के गति का जो तीसरा नियम होता है ना, कौन सा नियम? गति का तीसरा नियम, उस पर काम करती है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। ठीक है, अपने उसके बारे में फिजिक्स में बात करेंगे। मिश्र धातु के निर्माण में, मिश्र धातु का मतलब क्या होता है? जब दो या दो से अधिक धातुएं आपस में मिलकर एक नई धातु बनाती है तो उसे बोलते हैं मिश्र धातु। तो मिश्र धातु कौन सी? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम नहीं है, मैग्नीशियम है। ये होती है जी हल्की। ठीक है, तो इसमें कौन कौन सी धातु होती है? एक तो होती है इसमें मैग्नीशियम, एक होती है एल्यूमिनियम, एक होती है जिसमें कॉपर, और एक होती है जिसमें आयरन। चार धातुएं मिक्स होती हैं। मैग्नीशियम की मात्रा होती है 2%, एल्यूमिनियम की मात्रा होती है 95%, कॉपर और आयरन की मात्रा होती है 2 से 3%। ठीक है,
तो ये इतनी हल्की होती है, इसका उपयोग किया जाता है हवाई जहाज बनाने में। कौन से जहाज बनाने में जी? हवाई जहाज। अब जहाज भी कई टाइप की बनती है, आपको पता ही है, ठीक है। तो हवाई जहाज बनाने में इसका उपयोग किया जाता है, किसका? मैग्नीशियम का। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपने इसके बारे में करते हैं स्क्रीनशॉट। चलिए आगे बात करते हैं। देखिए अपने बात कर रहे थे मिश्र धातुओं की, तो अगली जो मिश्र धातु है वो होते हैं ड्यूरालुमीन। कौन सी मीन? ड्यूरालुमीन। इसमें क्या होता है, ध्यान से देखना सामने, इसमें एल्यूमिनियम जो होता है वो होता है 95%। कितना परसेंट? 95। कॉपर होता है जी 4%। कितना होता है जी? 4%। मैग्नीशियम होता है जी 0.5%। और Mn का मतलब होता है मैग्नीज, बताया था अभी थोड़ी देर पहले, मैग्नीज। ये कितना होता है? ये होता है 0.5%। टोटल हो गया 100%। ये बन गई आपकी ड्यूरालुमीन। इसका उपयोग किया जाता है प्रेशर कुकर बनाने में। कौन से कुकर बनाने में? खाना पकाते हैं ना, वो वाले प्रेशर कुकर बनाने में, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब अगली है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन इसमें क्या होता है? इसमें MgO जो होती है वो होती है, यानी कि मैग्नीशियम होती है 95%, जिंक या जस्ता ये होता है 4.5%, और कॉपर या तांबा ये होती है 0.5%, ठीक है। इसको बोलते हैं जिंक। क्या बोलते हैं जी? जिंक। इसका परमाणु क्रमांक होता है 30। इसका सामान्य नाम होता है जस्ता। ये भी आपको थोड़ा सा दिमाग में अटका लेना। इसका उपयोग होता है हवाई जहाज। कौन से जहाज? हवाई जहाज में मोटर गाड़ी का ढांचा बनाने में। क्या बनाने में? ढांचा बनाने में, ठीक है। आगे बात करते हैं अब यौगिकों की। कौन सा यौगिक है जी? पहला है मैग्नीशिया, MgO। सूत्र की अपने पीछे बात कर ली थी पिछली स्लाइड में, ठीक है। हल्के श्वेत रंग का चूर्ण होता है, जल में क्या होता है? घुलनशील होता है, प्रतिदीप्ति प्रकाश उत्पन्न करता है, यानी कि ज्यादा प्रकाश उत्पन्न करता है, प्रतिदीप्ति, ठीक है। भट्टों में इसका अस्तर लगाया जाता है। भट्टो जो मतलब गर्म भट्टे होते हैं उसमें इसका अस्तर का मतलब होता है, जिस प्रकार से मान लीजिए भट्टा है, इसके अंदर इस प्रकार से अस्तर लगाया जाता है, किसका? मैग्नीशिया का, ठीक है जी। अब आगे बात करते हैं मैग्नीशियम सल्फेट। ये कपास व पेंट उद्योग में उपयोग होता है। पेंटिंग वाले जो उद्योग होते हैं ना, उसमें पेंट जो कलर बनाते हैं उस उद्योग में, और कपास वाले उद्योग में। ग्रिलो विधि से सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने में, ये बात आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कौन सी विधि? ग्रिलो विधि। ग्रिलो विधि से सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र होता है जी H2SO4। सल्फ्यूरिक अम्ल के दो क्वेश्चन दिमाग में रख लेना। कौन सा? पहला होता है जी रसायनों का राजा। कौन सा राजा? रसायनों का राजा, सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है। कौन सा राजा? रसायनों का राजा। और अम्लों का राजा भी यही होता है। किसका राजा? अम्लों का राजा भी यही होता है। ये दो क्वेश्चन आप दिमाग में रख लेना, आपके बहुत काम आएंगे। और ये जो होता है वो होता है कंसंट्रेट या सांद्र, ठीक है जी। अब अपने आगे बात करते हैं मैग्नीशियम कार्बोनेट। यह मैग्नेटाइट में डोलोमाइट के रूप में पाया जाता है। ये आपको पता है अपने कोयले, उसमें लोहे वाले चैप्टर में और कोयले वाले चैप्टर में जितना आएगा ना खनिज चैप्टर, उसमें बात करेंगे इसके बारे में। डोलोमाइट और मैग्नेटाइट ये सारे क्या होते हैं, ठीक है। तो ये जो मैग्नीशियम कार्बोनेट है ये इस अवस्था में पाया जाता है। यह होता है ठोस श्वेत पदार्थ, यानी सफेद कलर का ठोस होता है, जल में क्या होता है? घुलनशील होता है। इसका उपयोग किसमें किया जाता है? इसका उपयोग किया जाता है स्याही, दंत मंजन, कॉस्मेटिक पाउडर बनाने में। अब कॉस्मेटिक पाउडर बनाने में, कॉस्मेटिक पाउडर को तो सभी जानते हैं, खास करके लड़कियां, ठीक है। दंत मंजन, टूथपेस्ट बनाने में स्याही, ठीक है। अब स्याही भी दो प्रकार की होती है। एक तो जैसे भी सॉन्ग ट्रेंडिंग में चल रहा है, कौन सा? तेरे जाए पच्छा मन कदे मेरे बाल भी बाए ना, तू राजी हो क्या घाला भी स्याही आंखा में, शायद वो स्याही हो सकती है, और नहीं तो ये जो मार्कर में स्याही है ये भी, दोनों में भी ये प्रयुक्त किया जाता है। एंटासिड होता है ये। क्या होता है जी? एंटासिड होता है। क्या होता है? एंटासिड, यानी कि प्रति अम्ल, अम्लता को दूर करने में, एसिडिटी को दूर करने में भी उसका उपयोग किया जाता है। लास्ट है अपना MgOH की होल्ट वाइज। ये होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्या होता है जी? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इसके बारे में अपने बात पहले कर ली थी पिछली क्लासों में, लेकिन फिर मैं आपको और बता देता हूं। जो अपने मानव रोग वाला चैप्टर किया था उसके बारे में मैंने आपको बताया था इसके बारे में। यह होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, दूध या मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। यह अम्ल शरीर की जो HCl अम्ल, अमाशय में HCl अम्ल बन जाता है, ज्यादा मसालेदार खाना खाने से ज्यादा बन जाता है, तो इसको लेवल में लाने के लिए यह होता है एक क्षारक, तो इसको एंटासिड के रूप में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इतनी बातें आई समझ में? तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और इसको क्लास को ध्यान से देखना। मैंने कल भी आपको बोला था, आज फिर बोल रहा हूं कि क्लास को, केमिस्ट्री की क्लास को खास करके पेशेंस से देखना, पेशेंस से, आरामदारी से देखना, जल्दबाजी मत करना। नहीं तो जल्दबाजी में किसी भी टीचर की आप क्लास देखोगे नहीं समझ में आएगी। मैं पहले बता रहा हूं,
लगातार इसको क्लास को आरामदारी से लगातार इस क्लासों को देखते चलना, आपको सारे सूत्र याद हो जाएंगे, कहीं आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस कॉपी पेन साथ में लेके बैठना, जो सूत्र मैं लिखवा रहा हूँ, जो लिखे हुए हैं लिखवा रहा हूँ, और जो लिखे हुए हैं उसको साथ के साथ मैं बोल रहा हूँ, उसको कॉपी पे नोट डाउन करते जाना, आपको याद हो जाएंगे। चाहे आपने एक बार लिख लिए, 2 बार लिख लिए, लिखते जाओ उसको, आपको सूत्र 101% याद होंगे और वहां से आपको क्वेश्चन मिलेंगे। क्योंकि बायोलॉजी बच्चों को आसान याद हो जाती है, क्योंकि उसको हम रियल लाइफ में देखते हैं। फिजिक्स को भी अपने रियल लाइफ से जोड़ देते हैं, लेकिन केमिस्ट्री को रियल लाइफ से नहीं जोड़ पाते, इसलिए बच्चों को थोड़ी सी टफ लगती है। लेकिन मैं, आप मेरे साथ जुड़े हो, आपको टफ नहीं लगने देंगे, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अब अपने इस क्लास को करते हैं यही समाप्त, मिलते हैं कल इसी समय। तब तक अपना ध्यान रखें और क्लासेस को प्रॉपर तरीके से देखते रहें और अपना पढ़ाई को जारी रखें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक धन्यवाद।